कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाएगा लिगेंड। क्रोमियम का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो चैप्टर है ये इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। जो भी बेसिक टर्म्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो जो भी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करने की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी को शो करने लगते हैं। अब आप बोलोगे कि तो जो मेटल होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को रखता है। यस ऑफ कोर्स, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को रखते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे किसी आयन से या दूसरे किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपनी स्टेबिलिटी को ये बढ़ा लेते हैं। तो इस वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्डिंग्स में लिखा हुआ है ताकि आप इसे नोट करके समझ सको। चलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स इज देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड और एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब क्यों करते हैं वो देखिए, बिकॉज दे हैव इम्प्टी ऑर्बिटल्स and they complete octet rule to get stability। कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके बाहर, इनके आउटर मोस्ट सेल में इम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये बाहर किसी सप्लायर से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो इस वजह से ये किसी दूसरे आयन से या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। और इस चीज को पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसमें पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। ये न्यू केमिस्ट्री है आपका। आपने अभी तक जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, वो जो भी वहां पे आप पढ़ रहे थे वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा, बट नाम चेंज हो जाएगा। अभी आप देखो कैसे। मेटल लव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को रखते हैं, जैसे सोडियम सोडियम प्लस बना लिया, पोटेशियम पोटेशियम प्लस बना लिया। बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं लव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी इनकी होती है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। आई बस समझ में। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जैसे ये कॉम्प्लेक्स हुआ, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, सब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको बेसिक टर्म्स केवल बता रही हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। क्रोमियम है, यहाँ पर देख रहे हो NH3 है, यहाँ पे Cl3 इस ब्रैकेट के बाहर है। ये आपका आयरन है, ये आपका सिल्वर है, ठीक है, चांदी जिसको बोलते हो सिल्वर। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करने की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए आप, यहाँ पर जो आपका कॉपर है, सपोज दैट कॉपर, ठीक है, इसके पास क्या होगा, इम्प्टी ऑर्बिटल्स होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करेगा, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या किसी नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही ना इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये अमोनिया है, इसके नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। जिससे आपका फ्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संख्या है, तभी नहीं इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर रहा है, एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, लेकिन किससे, उससे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है। ये जो मेटल है, ये ट्रांजिशन मेटल किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा जिसके पास खुद ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जो खुद ही बहुत ज्यादा अमीर हो, तभी तो वो पैसे देगा ना गरीबों को।
ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, इसमें जो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास अधिकता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसने क्या किया, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डाल दिया। किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन इस तरह से होता है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसने अपना लोन पेयर इसको सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉपर और अमोनिया के बीच में जो मजबूत बॉन्डिंग हुई वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से हुई, और जो कम्प्लेक्स बना वो हो गया कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स। ठीक है, और इसे किसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर में सप्लाई कर दिया, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से इस कॉपर और फ्लोरीन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और जो कम्प्लेक्स बना उसे हम कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स कहेंगे। आगे बात समझ में कि कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स होता क्या है, कौन बनाता है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, ये सब मैंने आपको बता दिया डिटेल से। आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ और बेसिक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अब अदर वर्ड्स में कैसे लिखोगे, द कम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड टू a number of ions or molecules is called coordination compound। ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो किसी आयन से, किसी नेगेटिव आयन से या किसी ऐसे मॉलिक्यूल से जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो, उससे अगर जुड़ जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और जो कम्प्लेक्स बनाए उसे हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, किससे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे हम लेविस बेस कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यहाँ पर उसको हम लिगेंड कहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या है, मेटल है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम उस मेटल को सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म है लिगेंड, एनी आयन और मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आयन पॉजिटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर नेगेटिव ही हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर इस स्पीसीज लेना है जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। जो खुद ही कंगाल होगा वो किसी दूसरे गरीब को कैसे पैसे देगा, जिसके पास पैसे होगा वही तो पैसे देगा। तो ये मतलब हुआ कि इन जो स्पीसीज है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या ये जो आयन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अधिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएंगे। तो एनी आयन और मॉलिक्यूल अटैच टू अ सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो आपके मेटल एटम से अटैच होते हैं बाय डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट होगा, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, यहाँ पर डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आयन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, लोन पेयर को डोनेट करेंगे, सिंगल आयन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं करेंगे। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, तो जो मेटल आपका जो मॉलिक्यूल से आयन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपका ये कम्प्लेक्स आपने देख लिया, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए कि एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर आपका सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है, एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर जो इससे डायरेक्ट अटैच है ये आपका दिया हुआ है NH3, और इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 6, और इस पूरे बड़े स्फीयर के बाहर, इस पूरे जो बड़ा स्फीयर है, बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाहर लिखा हुआ है Cl3। सबसे पहले आपने ध्यान से इसको देख लिया। अब देखिए ये जो क्रोमियम है, ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है ना, तो ये जो क्रोमियम है यहाँ पर कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। मैंने शॉर्टकट में लिखा है CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, यहाँ पर इसको मेटल रखा के हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्योंकि सेंट्रल क्यों कहेंगे, जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बीच में होता है, चारों तरफ से इसको NH3 Cl3 सब घेरे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। ठीक है, अब आगे देखिए NH3, यहाँ पर जो NH3 है इसे हम बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो ये लोन पेयर क्रोमियम को ये सप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये लेविस बेस की तरह काम करेगा। ऑर्गेनिक में से हम बोलेंगे लेविस बेस, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से हम बोलेंगे लिगेंड। इज दैट क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाएगा लिगेंड। ठीक है, अब जैसे वाटर की बात करें, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो अपना एक लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल एटम को सप्लाई कर देता है, तो यहाँ पर ये H2O क्या हो गया, लिगेंड हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस
इस छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर जो 6 नंबर लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो 6 नंबर है ये बता रहा है कि 6 अमोनिया इस क्रोमियम को अपने लोन पेयर दे रहे हैं। ठीक है, ये 6 बता रहा है कि 6 अमोनिया इस क्रोमियम को अपने अपने लोन पेयर सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो 6 हो गया इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। अभी मैं आपको बताऊंगी सेकेंडरी वैलेंसी इसे क्यों कहते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि 6 यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, ये आप बताएंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है Cl3। तो यहाँ पर जो क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन को हम बोलेंगे काउंटर आयन। ठीक है, इस क्लोरीन को बोलेंगे काउंटर आयन। ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, काउंटर आयन है। अब इसकी पूरी कहानी अलग है, आपको आगे आगे पता चलेगा कि क्यों इसको हम ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर ही क्यों लिखते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, ये वर्नर्स थ्योरी, वर्नर साइंटिस्ट जो थे वो स्विस के रहने वाले थे। 18th सेंचुरी में उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था और इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब इनकी ही खोज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए देखते हैं कि वर्नर्स थ्योरी होता क्या है। तो ये थ्योरी तो बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इसको रख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसका पूरा न्यू बता दूं आपको, मतलब बिल्कुल डिटेल से बता दूं, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको समझकर आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी बताऊंगी, तो आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पर ही रखिए। तो सबसे पहले जो वर्नर थे ये केमिस्ट थे, तो ये अपने लैब में काम कर रहे थे। तो इन्होंने COCl2 नामक एक कंपाउंड लिया, कोबाल्ट डाइक्लोराइड। उसके बाद इन्होंने इसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अमोनिया का सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या बना आपका COCl3.6NH3 नामक कंपाउंड बना। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये कंपाउंड बना है, किसने, वर्नर जी ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इसमें जो कंपाउंड बना है उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है आपको इजीली लैब में मिल जाएगा। तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट जब इन्होंने डाला इसमें, तो जो कंपाउंड बना वो था 3AgCl, सिल्वर क्लोराइड नामक कंपाउंड बन गया। अब ये सोचने लगे, जो वर्नर जी थे वो सोचने लगे कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो ये सिल्वर के साथ केवल क्लोरीन ही आके जुड़ा, ना कोबाल्ट जुड़ा ना NH3 जुड़ा। क्या जुड़ा के, क्लोरीन जाकर सिल्वर से जुड़ा और AgCl बना। उन्होंने ये सोचा, जो साइंटिस्ट होते हैं वो काफी डीपली सोचते हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि जो सिल्वर था वो क्लोरीन के साथ ही जुड़ा, क्लोरीन था वो सिल्वर के साथ ही जुड़ा, कोबाल्ट सिल्वर के साथ नहीं जुड़ा, अमोनिया सिल्वर के साथ नहीं जुड़ा, ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, अपना रिजल्ट ये दिया कि हो सकता है कि ये जो क्लोरीन है वो इस कोबाल्ट से वीकली बॉन्डेड हो। ठीक है, इनडायरेक्टली बॉन्डेड हो या वीकली बॉन्डेड हो, तभी वो इजिली इसे टूटकर इसके साथ जाकर जुड़कर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लिया, AgCl बना लिया। समझ में आ रहा है। जो वर्नर जो थे उन्होंने ये सोचा कि जो क्लोरीन है वो वीकली बॉन्डेड है इस कोबाल्ट के साथ, इनडायरेक्टली बॉन्डेड है इस कोबाल्ट के साथ, इसलिए वो इजिली ब्रेक कर Ag के साथ, सिल्वर के साथ जुड़कर सिल्वर क्लोराइड नामक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लिया। लेकिन जो अमोनिया है, जो NH3 है, वो टाइटली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ, तभी वो ब्रेक नहीं किया, तभी वो सिल्वर के साथ नहीं जुड़ा। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, किसने, वर्नर साहब ने। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब उन्होंने COCl2 लिया, NH3 के साथ रिएक्शन करवाया, तो COCl3.6NH3 बना। उसके बाद उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसमें डाल दिया, तो देखा कि 3AgCl बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो क्लोरीन है इस कंपाउंड में, वो क्लोरीन इस मेटल के साथ वीकली बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इनडायरेक्टली बॉन्डेड है, वीकली बॉन्डेड है, तभी तो वो इजिली आयोनाइज होकर इस सिल्वर के साथ जुड़कर सिल्वर क्लोराइड बना लिया। जबकि जो अमोनिया है वो टाइटली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है इस कोबाल्ट के साथ, तभी वो ब्रेक नहीं हुआ, तभी वो सिल्वर के साथ नहीं जुड़ा, तभी वो प्रोडक्ट में आपका नहीं आया। उन्होंने ये सोचा, उसके बाद अपना बुद्धि लगाकर उन्होंने इस कंपाउंड को रीअरेंज किया। ठीक है, इस कंपाउंड को रीअरेंज करके इस तरह के शेप में उन्होंने सबसे पहले, इन्होंने ही, वर्नर साहब ने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नींव रखी थी।
तो इन्होंने क्या किया, इस कोबाल्ट को यहाँ पर लिखा, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में NH3 को लिखा, इसके बाहर ये जो 6 है इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है, और इसके बाहर, ठीक है, यहाँ पर इसके बाहर इन्होंने क्लोरीन है 3 उसको यहाँ लिख दिया। किसने, वर्नर साहब ने। उसको मतलब इस तरह से लिखने का उनका उद्देश्य क्या था, उनका पर्पज क्या था कि इस तरह से लिखे। उन्होंने ये सोचा था कि क्लोरीन जो है वो वीकली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ, अमोनिया जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ। इसका मतलब कि ये दोनों को हम साथ में अगर रखते तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गया, ये वीकली बॉन्डेड हो गया, तो ये स्फीयर के बाहर है, ये आपके जो ब्रैकेट है उसके बाहर उन्होंने लिख दिया। उन्होंने सबसे पहले इस कंपाउंड की खोज की। क्या कंपाउंड है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहले वर्नर साहब ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज की, और ये सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप इसको नोट कर लीजिए। CONH3 6Cl3 ये सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सारे हो गए। तो उन्होंने इसको बताया कि Cl3 जो है वो बाहर है, इसका मतलब ये Cl जो ये क्लोरीन है, ये कोबाल्ट के साथ इनडायरेक्टली वीकली बॉन्डेड है, इसलिए ये आयनाइज होकर इस सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लिया। जबकि जो NH3 है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ, इसलिए ये आयनाइज नहीं हुआ और ये सिल्वर के साथ नहीं मिला, और सिल्वर क्लोराइड मतलब सिल्वर अमोनिया के साथ मिलकर रिएक्शन नहीं किया, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। तो इसको आप नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने थ्योरी को नोट डाउन कर लिया है, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरी ऐसे ही होती है, ठीक है, लेकिन समझना होता है, थ्योरी को डीपली समझना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो वर्नर है उन्होंने अपना कुछ पोस्टुलेट्स दिया उस एक्सपेरिमेंट के बाद, उसके पहले मैंने आपको बताया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने अपना कुछ थ्योरी, अपना कुछ पोस्टुलेट्स दिया जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पहला इन्होंने ये कहा, जो वर्नर थे इन्होंने पहला थ्योरी ये दिया कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग और लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बताया कि जो क्लोरीन है वो इनडायरेक्टली अटैच है कोबाल्ट से, और जो NH3 है वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। क्लोरीन वीकली बॉन्डिंग है और जो NH3 है वो स्ट्रांगली बॉन्डिंग है उसके साथ कोबाल्ट के साथ, ठीक है। तो इन्होंने उस कंक्लूजन, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल्स होते हैं वो 2 टाइप की बॉन्डिंग को शो करते हैं। एक बॉन्डिंग जो होता है वो इनडायरेक्टली अटैच होता है मेटल से, एक बॉन्डिंग जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। एक वीक अटैच होता है और एक स्ट्रॉन्ग अटैच होता है, ये सोचा उन्होंने, और उसके बाद थ्योरी लिखा। तो मेटल शो 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैसी होगी, वीक होगी, सेकेंडरी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आप देख रहे हो काउंटर आयन, तो वो आपका प्राइमरी वैलेंसी को बताएगा और साथ में वो आयोनाइजेबल होगा, वो ब्रेक करेगा, वो मेटल के साथ जो उसकी बॉन्डिंग होगी वो वीक बॉन्डिंग होगी, वो इनडायरेक्टली अटैच होगा, तो वो आयोनाइज होने की क्षमता को रखता है, वो आयोनाइज होकर अलग हो सकता है इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डाल देते हो तो जो काउंटर आयन होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो आयोनाइज होकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्राइमरी वैलेंसी को बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वो आयोनाइजेबल होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। The secondary valency are non-ionizable. मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि प्राइमरी वैलेंसी आपका आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयोनाइजेबल होती है, ये ब्रेक नहीं होती है, ये मेटल के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर रखती है, ठीक है। जब ये ब्रेक ही नहीं होगी तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉन आयोनाइजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, किसने, वर्नर साहब ने। उन्होंने ये बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो इनडायरेक्टली अटैच जो आपके होते हैं काउंटर आयंस जो मेटल के साथ इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, वही आपके जो होते हैं प्राइमरी वैलेंसी को बताते हैं और वो आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, जो आयंस मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेंगे और वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। These are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी, अब सोच लोगे कि मैम क्या बता रही है, थ्योरी है, इसको मैं साफ करके आपको कंपाउंड लेकर पूरा डिटेल से बताऊंगी जो इन्होंने थ्योरी दिया। टेंशन मत लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो
अभी मैं आपको कंपाउंड लूंगी और उसमें जो थ्योरी है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं डिटेल से आपको उस कंपाउंड के थ्रू समझाऊंगी, तब आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये जो थ्योरी है इसको आपको नोट करना होगा, ठीक है। The secondary valency are non-ionizable. These are satisfied by neutral molecules. Neutral molecules यहाँ पे क्या है? NH3 हो सकता है, H2 हो सकता है, या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बात हो रही है। और नेगेटिव आयंस हो सकता है, पॉजिटिव आयन नहीं होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो देगा कहां से। तो नेगेटिव आयंस होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसे ही सब लिगेंड्स है, ये जो हमें बात कर रही हूँ ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव आयंस, ये सब लिगेंड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। ये थ्योरी इन्होंने दिया। अभी मैं कंपाउंड लूंगी, फिर सब आपको डिटेल से बताऊंगी, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एवरीथिंग बताऊंगी, ठीक है। The ions are groups bound by secondary linkage to the metal have the characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है उसके बेसिस पर आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसके बेसिस पर? सेकेंडरी लिंकेज, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी की हेल्प से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस उसी को ये आपको वर्डिंग पे लिखा हुआ है, तो वर्डिंग में आप नोट कर लो, फिर मैं जो भी लिखा हुआ है इसको मैं डिटेल से फिर आपको कंपाउंड लेकर फिर बताती हूँ। स्टूडेंट्स, जो वर्नर साहब थे उन्होंने जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो COCl2 का रिएक्शन उन्होंने करवाया था अमोनिया के सॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मिला था? COCl3.6NH3 मिला था उनको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन उसमें डाल दिया था, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद उन्होंने देखा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमें मिल जा रहा था व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ये निकाला कि जो क्लोरीन है वो इस कोबाल्ट के साथ इनडायरेक्टली या वीकली बॉन्डेड है, इसीलिए वो इजीली आयोनाइज होकर इस सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना ले रहा है। लेकिन ये जो अमोनिया है वो इस कोबाल्ट के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, नॉन आयोनाइजेबल है, इस वजह से वो ब्रेक नहीं हुआ और सिल्वर के साथ मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनाया। ये कंक्लूजन निकाला किसने? वर्नर साहब ने। उसके बाद उन्होंने इस कंपाउंड को रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके बारे में इन्होंने बताया वर्नर साहब ने, ठीक है। तो आपका इतना समझ में आ गया ना कि इन्होंने ये चीज बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने धारणा, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ थ्योरी दिया उन्होंने, ताकि आप उसको पढ़ के समझ सको। तो इसके पहले मैंने पूरी थ्योरी को लिखवा दिया आपको। अब देखिए जो थ्योरी है वो क्या है। तो वर्नर साहब पे उन्होंने ये बताया कि नंबर ऑफ, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ लिगेंड लिखा रहेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर होंगे, अमोनिया का कितना है? 6 है, तो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वो इस कोबाल्ट की, इस सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। इस सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। किसने बताया? वर्नर साहब ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने पहला पोस्टुलेट ये दिया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 तरह की लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इन ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो Cl के साथ वो वीकली बॉन्डेड है, अमोनिया के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो उन्होंने ये बताया कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, जो ये उन्होंने बताया, वर्नर साहब ने बताया कि जो 6 है वो इस कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। सेकेंडरी लिंकेज से बनने वाली को, सेकेंडरी बॉन्डिंग से बनने वाली वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगी। और आपका जो 3 नंबर है यहाँ पर, जो काउंटर आयन के पास जितना नंबर लिखा रहेगा वो इस कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा। किसने बताया? वर्नर जी ने बताया कि काउंटर आयन का जितना भी नंबर होगा वो इस कोबाल्ट का, सेंट्रल मेटल एटम का प्राइमरी वैलेंसी होगा, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी होंगे इस कोबाल्ट के। अब ये तो अब उन्होंने पहला बता दिया कि 2 तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर पाई जा रही है इस कंपाउंड में, एक वीकली बॉन्डिंग, एक स्ट्रांगली बॉन्डिंग। तो जो वीकली बॉन्डिंग है वो प्राइमरी वैलेंसी को बताएगा, जो स्ट्रांगली बॉन्डिंग है वो सेकेंडरी वैलेंसी को बताएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होंगे उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो
किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ लिगेंड देख लीजिए, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, आप इस तरह से बताएंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयनाइजेबल हो गई, ब्रेक नहीं होती है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी इस कोबाल्ट की होगी, और तीसरा सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगा इस कॉम्प्लेक्स का। चौथा सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इस पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनाओगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से आप किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो आयंस है, इनका जो 3 डायमेंशन में कैसा इनका अरेंजमेंट है, कहाँ पे है, ये ऊपर है, नीचे है, किधर है, तो ये चीज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से आप बता सकते हो। ठीक है, ये सब किसने बताया, वर्नर साहब ने बताया। ठीक है, तो इन्होंने 2 तरह का कंसेप्ट रखा, एक प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट रखा, दूसरा उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से इस कॉम्प्लेक्स का आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यही थी इसकी थ्योरी। फिर दूसरी एक और थ्योरी थी कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी आयनाइजेबल होती है, इजिली ब्रेक हो जाती है। एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डालोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग, ये रिएक्शन करने का आगे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट से हो रहा था। फिर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, ब्रेक नहीं होती है, ये भी इन्होंने बताया। तो जो भी थ्योरी मैंने इसके पहले लिखवाया था वो सब आपको अब समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, जो भी मैंने आपको बताया वो उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। तो कंक्लूजन क्या निकला, तो वो जो वर्नर थे, जो वर्नर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 तरह की वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, सारी कहानी दो तरह की वैलेंसी पर ही डिपेंड करती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। कौन? सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयंस मतलब काउंटर आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयंस या मॉलिक्यूल्स के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, जिसे हम लिगेंड्स कहते हैं। इसे हम काउंटर आयन कहेंगे, इसे हम लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ काउंटर आयन प्राइमरी वैलेंसी, नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, नंबर ऑफ काउंटर आयन प्राइमरी वैलेंसी, नंबर ऑफ लिगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जितनी प्राइमरी वैलेंसी होगी सेंट्रल मेटल एटम की, जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी वही होगी। ठीक है, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। सब मैंने बता दिया आपको कि सेंट्रल मेटल एटम का जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ लिगेंड। आगे देखिए, प्राइमरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये वीकली बॉन्डेड होता है मेटल के साथ। सेकेंडरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय थिक लाइन, या मोटी लाइन कह सकते हो या नॉर्मल लाइन कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। प्राइमरी वैलेंसी को अगर पानी में डालते हो तो जो काउंटर आयन होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इतना समझ में आ गया? आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आयरन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, Cn क्या है, लिगेंड है, और -4 इस कोऑर्डिनेशन स्केल के बाहर दिया हुआ है। यहाँ पर कॉपर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे NH3 क्या है, लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, और काउंटर आयन क्या है, SO4। काउंटर आयन क्या है, SO4 सल्फेट आयन। चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड करेंगे, देन हम सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी में थोड़ा टाइम लगता है, सेकेंडरी वैलेंसी तो आप देखकर ही बता सकते हो कि क्या होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या होगा कि आपका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो वही उसका प्राइमरी वैलेंसी होगा। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा तो वही सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो आप इसका सेकेंडरी वैलेंसी है वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मतलब यहाँ पर जितना लिखा रहेगा वही सेकेंडरी वैलेंसी होगा, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आयरन का यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, 6 होगा। कॉपर का यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन तो आपका हो गया।
पहला क्वेश्चन प्राइमरी वैलेंसी है, चलिए देखते हैं। तो सपोज दैट कि आयरन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है और x को ही हमें फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी, यही हमें फाइंड करना है। तो सपोज दैट कि वो x है, तो x प्लस Cn जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 और 6 यहाँ पर है तो 6 लिख देंगे। फिर प्लस -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, क्योंकि काउंटर स्फीयर के बाहर -4 दिया हुआ है इसलिए -4। तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर हो जाएगा आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आयरन का 2 + 2, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू +2, यही होगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी होगी नंबर ऑफ साइनाइड 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 और प्राइमरी वैलेंसी 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका मान लीजिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी दोनों एक ही चीज है, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है। प्लस अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कितनी संख्या में है 4 संख्या में है। प्लस सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो -2 कर देंगे, मतलब -2 क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 0 -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 2, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, प्राइमरी वैलेंसी 2। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए बुक में, सबको निकालिए, सबका फाइंड कीजिए और आंसर को मिलाइए। सो स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे पूछता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो सेकेंडरी वैलेंसी देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो प्राइमरी वैलेंसी देख लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी पूछता है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर आप बता सकते हो। इसलिए इसको मैंने ऐसे नोट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, आपको इसमें निकिल का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करना है, क्रोमियम का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करना है। जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए और इसको आंसर करके दिखाइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर आप लिखकर मुझे दीजिए। तो आज की वीडियो यही तक रहने देते हैं, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बहुत सारे और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, तो अभी तो शुरुआत है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।